हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम बात करेंगे, मैंने जो इससे पीछे वाली क्लास थी अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट अपन ने स्टार्ट की थी सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, उसमें बात कर रहे थे अपन इसमें परमाणु के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने वो कल बता दिया था। आज अपन बात करते हैं कि कोई भी क्रिस्टल में अपने पास 5 तरह के बॉन्डिंग पाई जाती है, यानी जो परमाणु में बॉन्डिंग पाई जाती है वो कितने तरह की पाई जाती है, 5 तरह की। और परमाणु से क्या मिलकर बनेगा, अणु बनेगा, और अणु से क्या बनेगा, अपना क्रिस्टल बनेगा। तो अपन एक एक छोटी से छोटी चीज को देखते हुए चल रहे हैं। तो आज अपना जो फर्स्ट पॉइंट है, मैंने कल आपको 5 बॉन्डिंग बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? फर्स्ट बताया था आयनिक बॉन्ड, सेकंड में बताया था कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड, थर्ड बताया था मैंने धात्विक बंध, फोर्थ बताया था कौन सा, वनरवल, और 5 बताया था हाइड्रोजन बंध। तो एक एक बल के अपन एक एक बॉन्ड की व्याख्या करेंगे। तो आज अपन देखते हैं कौन सा, आयनिक बॉन्ड कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे ये बनता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है आयनिक बॉन्ड। तो वैसे तो आयनिक बॉन्ड से आप नाम से स्पष्ट है कि ये क्या बनाता है, आयन के द्वारा जो बंध बनाए जाते हैं वो क्या कहलाता है, अपना आयनिक बॉन्ड कहलाता है। क्या इसका एग्जाम्पल लेके देखें? चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल वही, इसका एग्जाम्पल रहता है आपके पास NaCl, ये लेके देखते हैं। ठीक है, क्या रहता है आपके पास, NaCl। तो सबसे पहले मान लेता हूँ कि इसमें क्या होगा आपके पास, एक तो परमाणु हो गया, यानी इसमें देखो 2 परमाणु हो गए। एक तो हो गया दूसरा हो गया Cl, यानी सोडियम और क्लोरीन। तो यदि मैं बात करूं कि ये Na और Cl कैसे आयन बंध बनाएंगे, उसकी बात करते हैं। तो देखो ये कैसे बंध बनाएंगे। यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो कितना होता है, 1s2 2s2, यानी कितना परमाणु क्रमांक 11, तो 1s2 2s2 2p6, ये 10 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 3s1। यदि क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है, तो उसका मैं लिखूँ तो वो क्या होगा आपके पास, 1s2 2s2 2p6 3s2, और ये क्या हो जाएगा 3p5। इतना ही होगा, 10 और 17। ठीक है, अब देखो मेन जो समझने की चीज़ है वो यही है। यहाँ पे ये कितना था, ये देखो पूर्ण कक्षक था इसका, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, पर ये इसका कक्षक कैसा है, हाफ है। यानी ये अपन कह सकते हैं कि ये इसका कैसा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है अपने पास, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या, क्योंकि ये क्या है, केवल एक ही है। इसमें क्या है, देखो ये Cl है, इसमें क्या है, P में 5 है, यानी इसमें क्या है, एक खाली है। यानी P में कितने कक्षक, 3 कक्षक होते, टोटल कितने, 6 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। यदि मैं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है आपके पास, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो कोई भी परमाणु होगा वो क्या होगा, स्थायित्व में आने के लिए पूर्ण कक्षक बनाना चाहेगा। यदि पूर्णपूरित कक्षक होगा, यानी फुल फिल्ड होगा कक्षक, यानी जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो फुल फिल होंगे, तो वो क्या करेगा, स्टेबल रहेगा। तो अपन कह सकते हैं कि देखो ये वाला जो 3s1 है, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन को, ये जो 1 है ये क्या करेगा, बाहर निकालेगा। और जो इसमें क्या चाहिए, इसको जरूरत है 1 की, यानी इसको निकालने की जरूरत है, उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। जब ये इसमें जाएगा तो देखो ये जब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3s1 से बाहर निकलेगा, तो इसमें कुछ एनर्जी की भी आवश्यकता होती है। बताओ एनर्जी की आवश्यकता होती है या नहीं होती। और जो Cl है परमाणु है, ये कुछ ग्रहण करेगा, तो इसमें भी कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। उन एनर्जी को क्या कहा जाता है, तो उन एनर्जी को अपन कहते हैं क्या, मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट कहते हैं आयनन ऊर्जा, सेकंड कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इसमें क्या क्या इफेक्ट है, आयनन ऊर्जा। अब आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं उसकी बात करते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि अपने पास जो आयनन ऊर्जा, यानी आपने पास इन 2 टर्म को समझना होगा, इसको समझोगे तो ये वाला कंसेप्ट आएगा आपको। तो यदि मैं सबसे पहले बात करता हूँ किसकी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। अब ये आयनन ऊर्जा क्या होती है, मान लिया कि कोई परमाणु है, ये परमाणु मान लिया कौन सा, Na का मैंने इलेक्ट्रॉन विन्यास भी यहाँ पे लिखा है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की ट्राई कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो उसके साथ क्या करेगा, कुछ ऊर्जा भी उसको चाहिएगी। यानी किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की नीड होती है, यानी मैं कह सकता हूँ कि Na को कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो उसके लिए उसको कितनी ऊर्जा चाहिए, उसके लिए इसको ऊर्जा चाहिए कितनी, 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी चाहिए, 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसके पास ये ऊर्जा आएगी तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। अब यदि मैं बात करता हूँ तो जो किसी परमाणु को, या अपन कह सकते हैं कि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वही अपनी क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। कंसेप्ट क्लियर है कि वैसे केमिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ा होगा इनको, मैं वैसे थोड़ा सा लेके आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। फिर है आपके पास इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब ये क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, ये भी कोई नया वर्ड नहीं है, केमिस्ट्री में पढ़ते आए हो आप। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, जब यहाँ से संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, यहाँ पे क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ये कहेगा कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से पहले वो भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेगा, बाहर निकालेगा। क्या करेगा,
बाहर निकालेगा, यानी इसको तो क्या करती एनर्जी की आवश्यकता थी, ये क्या कर रहा है एनर्जी बाहर निकल रहा है। दोनों टर्म अलग अलग है, समझना है। इसको क्या थी एनर्जी की आवश्यकता थी, एनर्जी की नीड थी, इसने एनर्जी को लिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी को क्या कर रहा है बाहर निकाल रहा है। यानी यहाँ पे ऊर्जा तो क्या हुई, यानी अपन कह सकते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ से ऊर्जा का क्या हुआ, ऊर्जा की नीड थी, यहाँ पे क्या थी उसकी ऊर्जा को आवश्यकता थी। यहाँ पे क्या ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, क्या करेगा ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इसको एक्सेप्ट करेगा। तो देखो जब ये वाला प्रोसेस होता है, मान लिया कि अपने पास कोई भी सोडियम था, उसमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकलना, तो उसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है सोडियम, और यहाँ से जब अपने पास इसको ये वाली एनर्जी मिल गई कितनी 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na+ इलेक्ट्रॉन में। क्या, यानी अपने पास जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी इसमें क्या हुई एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा Na+ में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा Na+ में। ऐसे में यदि बात करूँ सेम यही प्रोसेस, इसमें क्या हुआ, देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करने के साथ वो एनर्जी को निकाल भी रहा है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि Cl+E, यानी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्लोरीन था, इसने क्या किया इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो क्या बना अपने पास Cl-, तो यहाँ से अपना क्या बन जाएगा Cl-, और कितनी ऊर्जा निकालेगा 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अपना कंसेप्ट रहेगा। अब अपन कह सकते हैं कि जो Na+ और Cl-, इसके बीच में क्या जो बंध बनेगा वही अपना क्या कहलाएगा, वही बंध क्या कहलाएगा आपका आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। तो बिल्कुल ये आयन से रिलेटेड कंसेप्ट था। यहाँ पे क्या था Na+, यानी जो सोडियम था उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या बना Na+ आयन बना। ये क्या बना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ये कौन सा आयन बना Cl- आयन बना। अब इन दोनों को परमाणु को जब पास लाएंगे तो ये रिएक्शन करेगा, तभी ये क्या करेंगे एक दूसरे से एनर्जी निकाल के या लेके बॉन्ड बनाएंगे। तो यही जो अपना बॉन्ड कहलाता है, ये क्या कहलाता है अपना आयनिक बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है आपका आयनिक बंध कहलाता है। ठीक है, अब मैंने बताया कि देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ये इन दोनों का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि ये क्या है Na व Cl आयन बनाने के लिए, यानी Na+ व Cl- आयन बनाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, वो आवश्यक ऊर्जा कितनी होती है। देखो आवश्यक ऊर्जा कितनी होती है, यहाँ पे अपन को आवश्यक ऊर्जा, इसको कितनी एनर्जी की आवश्यकता थी 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसको ऊर्जा लेने की आवश्यकता थी और इसको ऊर्जा देने की आवश्यकता थी। तो इसने क्या किया 5.14 में से 3.61 लेस किया, तो अपने पास ये जो आयन बनेगा यानी NaCl आयन बनता है, यानी Na+ और Cl- आयन बनाने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होगी वो कितनी होगी आपकी टोटल 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होगी 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि यही अपना क्या कंसेप्ट रहेगा, आयनिक बॉन्ड का कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, तो पहले इसके बारे में अपन लिख लेते हैं, फिर इसकी कुछ एनर्जी की बात करेंगे। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि यदि मैं आयनिक क्रिस्टल बोलूँ कि आयनिक क्रिस्टल किसे कहेंगे, व्हाट इज आयनिक क्रिस्टल, तो कह सकता हूँ कि जो आयनिक बंध के द्वारा, जो आयन के परमाणुओं के द्वारा जो क्रिस्टल बनाए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं अपने आयनिक क्रिस्टल कहलाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, और कुछ इसमें ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं और ज़्यादा डीप में मैं उतरूंगा भी नहीं, क्योंकि ये आप ज़्यादा डीप में तो केमिस्ट्री में पढ़ते हो, अपने पास फिजिक्स है, जितनी अपन को आवश्यकता है उतना मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखिए फर्स्ट लगाइए आप आयनिक बंध, फर्स्ट लगाइए आप आयनिक बंध और उसमें लिखिए कि आयनिक क्रिस्टल धनात्मक व ऋणात्मक आयनों से मिलकर बने होते हैं। आयनिक क्रिस्टल धनात्मक व ऋणात्मक आयनों से मिलकर बने होते हैं तथा इन आयनों के मध्य बनने वाले बंध को, आयनिक क्रिस्टल धनात्मक व ऋणात्मक आयनों से मिलकर बने होते हैं तथा इन आयनों के मध्य बनने वाले बंध को आयनिक बंध कहते हैं। और यह बंध धनात्मक व ऋणात्मक आयनों के मध्य, और यह बंध धनात्मक व ऋणात्मक आयनों के मध्य वैद्युत स्थितिक अन्योन्य क्रिया के कारण बनते हैं। वैद्युत स्थितिक अन्योन्य क्रिया के कारण बनते हैं। मैंने कल भी बताया था कि इसमें जो फोर्स काम करते हैं कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, तो जो रिएक्शन होगी कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। तो यह बंध धनात्मक तथा ऋणात्मक आयनों के मध्य वैद्युत स्थितिक अन्योन्य क्रिया के कारण बनते हैं। नई लाइन से लिखना कि आयनिक बंध में एक परमाणु की आयनन ऊर्जा कम होती है
आयनिक बंध में एक परमाणु की आयनन ऊर्जा कम होती है, आयनिक बंध में एक परमाणु की आयनन ऊर्जा कम होती है ताकि वह आसानी से बाहरी इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बना सके। आयनिक बंध में एक परमाणु की आयनन ऊर्जा कम होती है ताकि वह आसानी से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनात्मक आयन बना सके तथा दूसरे परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होता है ताकि वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके। अब आप छोटा सा पॉइंट ये भी लगा देना, फर्स्ट ए लगा के आयनन ऊर्जा और बी, क्योंकि इसमें मैंने दो कंसेप्ट की बात किया, आयनन ऊर्जा भी आपको जरूरी है समझना और इलेक्ट्रॉन बंधुता भी समझना जरूरी है। तो इसके बारे में भी इनकी डेफिनेशन लिख दीजिए केवल। तो फर्स्ट लगाइए आप आयनन ऊर्जा, फर्स्ट स्मॉल ए लगा लीजिए आयनन ऊर्जा और उसमें लिखिए कि किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर धनात्मक आयन बनाने के लिए, किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर धनात्मक आयन बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस परमाणु की आयनन ऊर्जा कहते हैं। आवश्यक ऊर्जा को उस परमाणु की आयनन ऊर्जा कहते हैं। और सोडियम की आयनन ऊर्जा 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और सोडियम की या Na परमाणु की आयनन ऊर्जा 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जो ये रिएक्शन लिख रखी है, ये रिएक्शन भी लिख देना आप। ये जो रिएक्शन लिख रखी है कि इसमें कितनी एनर्जी की आवश्यकता है 5.14, इससे क्या बनेगा आपका Na+ और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये जो रिएक्शन लिख रखी है आयनन ऊर्जा में वो लिख दीजिए। फिर लगाइए इलेक्ट्रॉन बंधुता, बी लगा के उसमें लिखिए जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाता है तो कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और इस ऊर्जा को ही उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। और Cl परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता -3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जो इसकी रिएक्शन लिखी है इसके नीचे ये Cl वाली ये रिएक्शन भी लिख देना आप, जो ब्लू कलर मार्कर में लिखी है। फिर लिखना नई लाइन से Na व Cl परमाणुओं को स्वतंत्र रूप से Na व Cl परमाणुओं को स्वतंत्र रूप से Na प्लस व Cl माइनस आयन बनाने के लिए Na प्लस व Cl माइनस आयन बनाने के लिए 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होती है। 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होती है। और इसके नीचे ये एनर्जी का जो डिफरेंस निकाला ये लिख देना कि टोटल कोई भी परमाणु था अपने पास, एक Na था एक Cl था, उसको यदि वो आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन तो एक तो Na में कन्वर्ट कर रहे हैं, Cl वाला Cl में माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। जब प्लस माइनस होगा तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ फोर्स आएगा,
कैसा फोर्स आएगा बताओ, अट्रैक्टिव आएगा, रिपल्सिव आएगा। तो अपन बात करेंगे, वैसे ऑपोजिट चार्ज है यानी ऑपोजिट है, 1 प्लस 1 माइनस है, तो कैसा आना चाहिए, अट्रैक्टिव आना चाहिए, पर इसमें अट्रैक्टिव भी आएगा और रिपल्सिव भी आएगा, उसकी भी बात अपन आगे करेंगे। तो इसके लिए आप जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो लिख लो कि 5.14 में से कितना घटाना है अपन को, 3.61। तो ये अपनी जो Na प्लस और Cl माइनस बनाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी पूरे के लिए, दोनों परमाणु के 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और नीचे लिख दीजिए कि Na प्लस व Cl माइनस आयनों को पास लाने पर, Na प्लस व Cl माइनस आयनों को पास लाने पर कूलॉम आकर्षण बल कार्य करता है, कूलॉम आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण इसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है, जिसके कारण इसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। जिसके कारण इनकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। अर्थात NaCl अणु बनने के बाद, अर्थात NaCl अणु बनने के बाद स्थितिज ऊर्जा में कमी के बराबर, अर्थात NaCl अणु बनने के बाद स्थितिज ऊर्जा में कमी के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित होती है। NaCl अणु बनने के बाद स्थितिज ऊर्जा में कमी के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसे NaCl अणु की बंधन ऊर्जा कहते हैं, इसे NaCl अणु की बंधन ऊर्जा कहते हैं। जिसका मान -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसका मान -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो क्या बताया मैंने, बताओ, कि Na प्लस Cl और Na माइनस Cl आयन बन गए। उससे क्या, उनको क्या करेंगे अपन, जब पास में लाएंगे तो कौन सा बल काम करेगा, कूलॉम आकर्षण बल, जो मैं आपको कल भी बता चुका हूँ ग्राफ के द्वारा। जब वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा तो वहाँ पे जब अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है तो अपनी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा जितनी कम होगी उसी ऊर्जा के बराबर क्या होगा, वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, जब क्या बनेगा अपना NaCl बनेगा। ठीक है, तो वो मैंने ऊर्जा का मान लिखा है कि जो मान लिया कि Na प्लस था, Cl माइनस था, तो जब इनको पास लाया जाता है तो कूलॉम आकर्षण बल कार्य करेगा, और कूलॉम आकर्षण बल कार्य करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जितनी डिक्रीज होगी उसके इक्वली ऊर्जा का क्या करेगा, वो उत्सर्जन करेगा। तो वो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो मैंने लिखा है कि कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या अब अपन ये कह सकते हैं कि जब NaCl अणु को इतनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, इतनी टोटल इतनी एनर्जी उत्सर्जन की आवश्यकता होती है, तो देखो जब Na प्लस Cl आयन बनाने के लिए जो एनर्जी थी वो कितनी थी, 1.53, पर जब NaCl बना रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी है, -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मैं इसका डिफरेंस निकाल सकता हूँ क्या, यानी ऐसे मैं निकाल सकता हूँ क्या, -6 प्लस 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी बताओ, कितनी आ जाएगी, देखो 6.00 और 1.53, अब प्लस माइनस करना तो आपको आता ही है, 7, 4 और 2, कितना है, सॉरी 4.47, तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास 4.47। तो आप कह सकते हो कि जो NaCl बनेगा, NaCl के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ये 4.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उत्सर्जन करेगा। कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा NaCl का, 4.47, या फिर आप लिख सकते हो 4.47 है तो इसको आप 4.5 एवरेज के समथिंग में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा नहीं। तो इसमें लिख लीजिए आप कि Na व Cl के डिफरेंस बाद में लिखना, मैं लिखा रहा हूँ वो लिखूँ, Na व Cl के उदासीन परमाणुओं से, Na व Cl के उदासीन परमाणुओं से NaCl अणु बनने में
परिणामी उत्सर्जित ऊर्जा निम्न प्रकार होगी। Na व Cl के उदासीन परमाणुओं से NaCl अणु बनने में परिणामी उत्सर्जित ऊर्जा निम्न होगी। तो क्या हो जाएगा अब अपने पास यहाँ पे ये हो जाएगा कि जो Na प्लस Cl है तो वो क्या बन जाएगा आपका NaCl, और अपन को जो एनर्जी चाहिए वो कितनी चाहिए कि देखो ये एनर्जी किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, क्योंकि बड़ी माइनस है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 4.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये लिख लीजिए। लिख लिया। तो ये चीज़ ये यदि आपको लिखना है तो समझने के लिए कहीं रफ कॉपी में या साइड में कहीं लिख दो, बाकी ये तो केवल समझाने के लिए कंसेप्ट काम में लिया था। जो आपको लिखना है क्या लिखना है कि आयन बंध किसे कहते हैं, तो प्लस आयन और माइनस आयन कैसे बंध बनते हैं ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कौन सी टर्म काम में आती है, आयनन ऊर्जा। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है तो कौन सी टर्म काम में आती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और जब अपने पास जो आयन का डिफरेंस रहता है उसको बंद बनाने के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो मैंने तीनों आपको लिखकर बता दी। आयनन ऊर्जा का मान, इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान और टोटल एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आयनिक बंध हो गया। अब अपन बात करते हैं किसकी, आयनिक क्रिस्टल की आबंधन ऊर्जा या संसंजक ऊर्जा। तो इसमें लगा दीजिए आप, क्या लगाना है आपको, आयनिक बंध की क्रिस्टल ऊर्जा या संसंजक ऊर्जा यानी कोसिव एनर्जी। तो देखो अब अपन बात करते हैं किसकी, अब अपन बात करते हैं, वैसे अपने सिलेबस में केवल बॉन्ड था पर अपन थोड़ा डीप में उतरने की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं मेडुलम कांस्टेंट। तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आपको एक बार पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आता है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा इसका जिक्र कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आप टॉपिक लगाना चाहो लगा लो, आयनिक क्रिस्टल की आबंधन ऊर्जा या संसर्ग ऊर्जा। तो मैंने बताया था कि कोसिव एनर्जी या फिर बॉन्डिंग एनर्जी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी आयनिक क्रिस्टल होता है, यानी जो परमाणु होते हैं, जैसे NaCl ही मान लिया बने, तो NaCl से जो आयन के द्वारा जो क्रिस्टल बनेगा वो क्या बनेगा, अपना NaCl क्रिस्टल बनेगा। और उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, यानी बॉन्ड एनर्जी होगी वो कितनी होगी, वो होगी इक्वल टू UC इक्वल टू UA UI UL। अब आप कहोगे कि ये इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, इतनी एनर्जी देखो यहाँ से आई। फर्स्ट तो आई आपने इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहाँ से आई थी अपने पास, जब क्लोरीन परमाणु क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन बंधुता या जो एनर्जी निकाल रहा था बार, वही क्या कहला रही थी, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहला रही थी। अब बात करते हैं आयनन ऊर्जा, ये भी आपने पढ़ लिया कि आयनन ऊर्जा कहाँ से आ रही थी, जब कोई Na था वो Na प्लस बनाने के लिए क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, तो उसके लिए जो उसको एनर्जी चाहिए होगी वो कौन सी थी, अपनी आयनन ऊर्जा। दो एनर्जी तो आपने पढ़ रखी है। थर्ड आएगी आपके पास कौन सी, UL है। ठीक है, ये जालक ऊर्जा। अब आप कहोगे कि ये जालक ऊर्जा क्या होती है, तो मैंने जो कल वाली क्लास में एक डायग्राम बनाया था पोटेंशियल वाला, तो उसमें मैंने बताया था कि जो लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, साम्य अवस्था में आ जाती है। तो साम्य अवस्था में जो ऊर्जा होती है वही अपनी क्या कहलाती है, जालक ऊर्जा कहलाती है। तो जो साम्य अवस्था की ऊर्जा होती है वही क्या कहलाती है, अपनी जालक ऊर्जा। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, साम्य अवस्था की ऊर्जा, तो वो क्या कहलाती है, आपकी जालक ऊर्जा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, आयनिक क्रिस्टल की संसर्जक ऊर्जा। अब यदि मैं बात करूँ, देखो ये वाला कंसेप्ट अलग है और जो ये वाला लिखा है ये अलग है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ किसकी, क्रिस्टल ऊर्जा की। तो क्या मैं मानता हूँ कि Na प्लस और Cl माइनस द्वारा, Na और Cl दो परमाणु थे, वो पहले किस में कन्वर्ट हुए, Na प्लस Cl माइनस आयन में कन्वर्ट हुए, आयनिक बंध बनाया, बंध बनाने के बाद वो क्या बनाएगा, क्रिस्टल बनाएगा। तो जब क्रिस्टल बनाता है तो उसमें क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस के द्वारा जो भी क्रिस्टल बनाया जाएगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिएगी, तो वही अपनी एनर्जी कौन क्या कहलाएगी, क्रिस्टल ऊर्जा कहलाएगी। तो देखो मैंने यहाँ पे दो टर्म लिखी है कि जो अपने पास किसी भी दो परमाणु को जब वो आयनिक बंध बनाते हैं और उसको पास में लाया जाता है तो वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, यानी इंटरेक्ट, एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे। तो कौन कौन से बल काम करेंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आकर्षण भी काम कर सकता है और प्रतिकर्षण भी काम कर सकता है। अब अपन NaCl की बात करें तो NaCl यदि मैं कहूँगा तो वो होता है फलक केंद्रित, FCC। यदि आपने FCC शायद नाम नहीं सुना होगा, पर इसी के आगे जब आएगा BCC, FCC, BCC और SC,
तो मैं तीनों को डायग्राम को एक्सप्लेन करूँगा, तब आपको थोड़ा और ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ केवल अभी तो केवल जो अपन को जरूरी है वो उसकी बात करता हूँ। तो देखो ये वाला कंसेप्ट आपको पता लग गया कि जो आयनिक क्रिस्टल की कोसिव एनर्जी होती है, जो बॉन्ड एनर्जी होती है, वो इन तीनों के ऐड के इक्वल होती है। अब मैं कहता हूँ कि क्रिस्टल ऊर्जा, तो क्रिस्टल ऊर्जा क्या Na+ और Cl- आयन के कारण जो क्रिस्टल बनता है उसके लिए जो ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है? आकर्षण स्थितिज ऊर्जा प्लस प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा। अब यदि मैं आकर्षण स्थितिज ऊर्जा की बात करता हूँ तो अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाती है? जब कोई प्लस और माइनस आयन यानी विपरीत आयन एक दूसरे के पास आया तो क्या करेंगे? आकर्षण स्थितिज ऊर्जा बताएंगे यानी आकर्षण बताएंगे। तो यहाँ पे देखो मैं कोई भी एक क्रिस्टल माना है मैंने NaCl। कौन सा क्रिस्टल माना है? NaCl। NaCl जब क्रिस्टल माना है तो उसके फलक कितने होते हैं? यानी अपने पास देखो उसमें यदि मैं बात करूँ तो ये घन के टाइप का होता है। कैसा होता है आपके पास? घन के टाइप का, इस टाइप का। तो यहाँ पे कुछ Na भी है और Cl भी है। तो यहाँ पे जब अपन बात करेंगे, जब इसको अपन डायग्राम में आगे समझेंगे तो अपन इसको अच्छे से डायग्राम में बना के कैसे सेंटर में होता है, कैसे साइड में कॉर्नर होते हैं, वो सब मैं बताऊंगा। पर वो इसमें नहीं, वो इसके जब ये वाला टॉपिक आएगा उसमें बात करेंगे। तो अभी तो एक बार के लिए ये आप डायरेक्टली समझ लो कि अपने पास ये क्या होते हैं? फलक। यदि मान लिया कि कोई भी घन है तो घन के फलक कितने होंगे? 6 फलक होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि 6 फलकों के 6 Cl आयनों के कारण Na+ की स्थितिज ऊर्जा, यानी Na+ अपना कहाँ होगा? मान लिया कि सेंटर में, और 6 फलक पर क्या है? अपना Cl है। तो उसके कारण जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? K Q1 Q2 बाय क्या होता है? R होता है। फलक कितनी है? 6। तो 6 का तो 6 आ गया, बाकी E² / 4πε0r। K का क्या आ गया? 1/4πε0r। ऐसे ही अपने पास यदि मैं बात करूँ Na+ से घन की भुजाओं के मध्य, यानी एक तो Na+ था, Na+ और जो अपने पास फलक है, यानी अपने पास यदि बात करते हैं कि जो 6 फलक थे, 6 फलक पर क्या होंगे? अपने पास Na+ भी होगा और Cl- भी होगा। तो वहां पर जब बात करेंगे 12 Na आयनों के कारण जो प्रतिकर्षित ऊर्जा होगी, एक तो Na+ जो सेंटर में होगा, एक जो कॉर्नर में, यानी कॉर्नर पे मैं बात करूंगा तो देखो Na+ भी होगा, Cl- भी होगा। तो पहले तो किसका लिखा है अपन ने? Cl- और Na+ का लिखा है, यानी जो बीच में सेंटर में तो क्या था आपका Na, और जो ये मान लो यहाँ पे Cl क्या थे? कॉर्नर थे, तो यहाँ पे लिखा है Cl। अब यदि मैं बात करता हूँ Na+ यहाँ भी था, अब यहाँ पे भी Na रहेगा, ये मैं डायग्राम में बताऊंगा कैसे रहेगा। यहाँ भी Na रहेगा, तो ये टोटल कितने Na रहेंगे अपने पास? मतलब ये वाला और 6 फलक पर, हर फलक पर कितने? 4 हो जाएंगे। तो इस टाइप से अपने पास जो आएगा स्थितिज ऊर्जा आएगी वो कितनी आएगी? 12 E² 4πε0r। कोई बात नहीं, यदि आपको लगता है कि नहीं ये तो हमको नहीं बैठ रहा दिमाग में, जब इसके आगे डायग्राम बनाएंगे आगे वाली क्लास में तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपके पास? U1 और U2। तो इसको मैं क्या करता हूँ? सभी को ऐड करता हूँ इस तरीके से। देखो मैंने ये और इसके आगे भी टर्म निकलती जाएगी, तो आगे भी टर्म निकलेगी। मैंने केवल 2 टर्म बताई है आपको। इस टाइप से इसको सबको ऐड करोगे तो क्या टर्म बनेगी? ये वाली टर्म, ये वाली और ये वाली जो R है। अब घन के बेस पे यदि 12th क्लास में आपने R पढ़ा हो तो सेंटर से कॉर्नर का R कैसे निकालते हैं अपन? इस टाइप से मैंने ये R निकाला, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? √2/r। तो इन सब में जो टर्म कॉमन आ रही थी वो कॉमन ले लिया। बाकी ये क्या आ रहा है? अपना एक कांस्टेंट आ रहा है। इस कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखो ये जो E² 4πε0r, तो मैंने क्या ले लिया? माइनस का बाहर ले लिया। यहाँ पे अपना एक कांस्टेंट आ रहा है, वो क्या आ रहा है आपका? एल्फा आ रहा है। तो ये एल्फा क्या कहलाएगा? अपना मेडुलम नियतांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेडुलम नियतांक। तो देखो जो चीज़ अपन को समझनी थी वो क्या समझना था? ये एल्फा। वैसे मैं ये एल्फा आपको डायरेक्ट भी लिखा सकता था कि ये एल्फा कहाँ से आया, इसका मान क्या होता है, बट मैंने डायरेक्ट नहीं लिखवाया। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि ये एल्फा यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये जो एल्फा आएगा वो क्या कहलाएगा? मेडुलन नियतांक कहलाएगा। इस पूरे ब्रैकेट में जो भी टर्म आएगी वो क्या कहलाएगा? मेडुलन नियतांक। और इसकी वैल्यू भी होती है, तो 1.748, वो मैं वैल्यू भी आपको थ्योरी में लिखा दूंगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो क्या हुआ? आकर्षण और प्रतिकर्षण। आप जानते हो स्थिति ऊर्जा किस पर? R पर डिपेंडेंट रहती है, तो वही सी U = B/Rn, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा बात है नहीं। तो इसमें लिखिए, फिर आप लगाइए आयनिक क्रिस्टल की आमंत्रण ऊर्जा या संसंजक ऊर्जा, और उसमें लिखिए कि आयनिक क्रिस्टल की संसंजक ऊर्जा निम्न होती है। आयनिक क्रिस्टल की संसंजक ऊर्जा या कोसिव एनर्जी निम्न होती है। और ये तीनों टर्म लिख लो। ये तीनों टर्म लिख लो जो लिख रखी है। फिर लिखो क्रिस्टल ऊर्जा।
फिर लगाओ आप क्रिस्टल ऊर्जा, जैसे मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, उसमें लिखिए कि Na प्लस व Cl माइनस से जब क्रिस्टल बनता है, Na प्लस कॉमा Cl माइनस से जब क्रिस्टल बनता है तब उत्सर्जित ऊर्जा क्रिस्टल ऊर्जा कहलाती है। Na प्लस Cl माइनस से जब आयन बनता है तब उत्सर्जित ऊर्जा क्रिस्टल ऊर्जा कहलाती है। क्रिस्टल में उपस्थित एक Na प्लस, क्रिस्टल में उपस्थित एक Na प्लस तथा क्रिस्टल के अन्य सभी आयनों, क्रिस्टल में उपस्थित एक Na प्लस, ये Na प्लस कौन सा, जो सेंटर में बैठा होगा उसकी बात कर रहा है, तथा क्रिस्टल के अन्य सभी आयनों, ब्रैकेट में लिखना Na प्लस कॉमा Cl माइनस, तथा क्रिस्टल के अन्य सभी आयनों Na प्लस तथा Cl माइनस। अब ये कौन सी बात कर रहा है, कॉर्नर की बात कर रहा है, से स्थिर विद्युत अन्योन्य क्रिया करता है, स्थिर विद्युत अन्योन्य क्रिया करता है जिससे आकर्षण व प्रतिकर्षण बल लगते हैं, जिससे आकर्षण व प्रतिकर्षण बल लगते हैं। अतः आयनिक क्रिस्टल की कुल स्थितिज ऊर्जा, अतः आयनिक क्रिस्टल की कुल स्थितिज ऊर्जा आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के कारण, आयनिक क्रिस्टल की कुल स्थितिज ऊर्जा आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के कारण स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। और क्रिस्टल की साम्यावस्था में, क्रिस्टल की साम्यावस्था में कुल स्थितिज ऊर्जा ही, क्रिस्टल की साम्यावस्था में कुल स्थितिज ऊर्जा ही क्रिस्टल ऊर्जा कहलाती है, क्रिस्टल ऊर्जा कहलाती है। फर्स्ट लगाइए इसमें आकर्षण स्थितिज ऊर्जा। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि जो क्रिस्टल ऊर्जा होगी वो क्या होगी, यानी एक तो अपना जो सेंटर में Na प्लस होगा और उसके जो कॉर्नर पे Na प्लस और Cl माइनस होंगे, तो हो सकता है उस पर कभी जब Na के साथ करेगा तो प्रतिकर्षण लगाएगा, Na Cl के साथ करेगा तो आकर्षण लगाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस माइनस होंगे और Na क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षित होंगे। तो उस पर जो जो एनर्जी काम में लगेगी तो वो एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, आकर्षण प्लस प्रतिकर्षण। फिर आप लगाइए आकर्षण स्थितिज ऊर्जा और उसमें लिखिए आकर्षण स्थितिज ऊर्जा की गणना के लिए हम एक NaCl क्रिस्टल मानते हैं। आकर्षण स्थितिज ऊर्जा की गणना के लिए हम एक NaCl क्रिस्टल मानते हैं जो कि एक फलक केंद्रित घनीय होता है, जो कि एक फलक केंद्रित घनीय होता है, यानी FCC होता है। अब इसमें ये लिख लो आप पूरा जो मैंने लिखा है, ये और ये। मतलब ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ये सब ये कांस्टेंट आ रहा है इसके लिए कर रहा हूँ। वैसे आपको एग्जाम में इतना करना नहीं है, आपको तो डायरेक्ट ये याद रखना है कि जो NaCl का मेडुलन नियतांक होता है वो कितना होता है, ठीक है। लिख लीजिए इसको।
लिख दिया। यहाँ लिखिए, यहाँ पर एल्फा को मेडुलंग स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पर एल्फा को मेडुलंग स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पर एल्फा को मेडुलंग स्थिरांक कहते हैं। मेडुलंग यानी जो कांस्टेंट टर्म आ रही है उसी का नाम दिया है केवल। यहाँ पर एल्फा को मेडुलंग स्थिरांक कहते हैं और एक ही प्रकार के क्रिस्टल संरचना वाले सभी क्रिस्टलों के लिए एल्फा का मान समान होता है। एक ही प्रकार के क्रिस्टल संरचना वाले सभी क्रिस्टलों के लिए एल्फा का मान समान होता है। फिर लगाइए आप बी लगाइए, प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा। प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा, प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा। प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा। फिर उसमें लिखिए, इसमें लिखिए देखो, इसको मैं पहले एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा क्या होती है अपने पास, जब प्लस और माइनस आयन आपस में पास में आते तो क्या कौन सा बल लगता है, यहाँ पे आकर्षण बल लगता है। जब आकर्षण बल बढ़ेगा तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का मान कम होगा। जब स्थितिज ऊर्जा कम होगा, पर लास्ट में जाके एक कंडीशन ऐसी आती है, मैंने बताया था कल भी साम्यावस्था में, जब R = क्या होना आता है, R0, यानी R = R0 होने यानी साम्यावस्था की कंडीशन आने के बाद क्या होगा, वो इतने पास आ जाएंगे कि उससे ज़्यादा वो और पास नहीं आ सकते हैं। मान लिया कि आपके पास, जैसे नाभिक में भी आपने पढ़ा है, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी पढ़ा है कि कोई दो पार्टिकल थे, एक सीमित डिस्टेंस तक पास आ गए, आकर्षण बल लग गया, अब इतने पास आ गए कि ये इक्विलिब्रियम साम्यावस्था की कंडीशन में आ गए। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो प्रतिकर्षित बल लगना स्टार्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये और पास नहीं आ सकते, और पास नहीं आ सकते तो वहां पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा लगेगी। ठीक है, तो उसके कारण जो UR आएगा वो क्या आएगा, B/RN। तो उसमें लिखिए, जब आयनों के मध्य की दूरी बहुत कम होने लगती है, जब आयनों के मध्य की दूरी बहुत कम होने लगती है, तब वह एक दूसरे के आयन के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अतिव्यापित करने लगते हैं। तब वह एक दूसरे के बाहरी कक्षा के आयन अतिव्यापित करने लगते हैं और इन आयनों के इलेक्ट्रॉन व नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण बल भी प्रभावी होने लगता है। प्रतिकर्षण बल भी प्रभावी होने लगता है। तो ये क्या हो गया आपकी। अब टोटल में यदि यहाँ पे आपको टोटल एनर्जी भी लिख के बता देता हूँ कि कुल क्रिस्टल ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, या कुल क्रिस्टल की स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, बताओ। वो होगी आपके पास कितनी, कुल क्रिस्टल की स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो बताओ, यहाँ पे हो जाएगी अपने पास, एक तो ये हो जाएगी, यानी कौन सी थी, U = देखो UT प्लस का UR, UT मान लेता हूँ मैं, UT यानी ये लिया मैंने अट्रैक्टिव, या फिर इसको क्या मान लो और कुछ मान लो, वैसे UT सही है। तो ये देखो UT क्या हो जाएगी आपके पास, जब इसको सबको ऐड किया तो क्या आ गया, माइनस का α²/4πε0R प्लस का क्या आ जाएगा, B/RN। ठीक है, ये हो जाएगी। अब इसमें अपन बात करते हैं कि क्रिस्टल में साम्यावस्था की केस में बात करें। यदि आपको साम्यावस्था की केस में निकालना है तो आप निकाल लेना, वैसे कोई जरूरी नहीं है निकालना, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जब साम्यावस्था में निकालोगे तो ये क्या होगा, du में क्या होगा, dr होगा = क्या रखेंगे आप, 0, और यहाँ पे r = क्या रखना है आपको, R0। तो यहाँ पे एक टर्म आएगी, वो टर्म में डायरेक्ट लिख लेता हूँ, कई बार काम में आती है, तो आप इसका अवकलन तो लिख लेना डायरेक्ट ही, कि अवकलन कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका जो अवकलन आता है वो ये आता है, U0 = -α²E4πε0 और 1/R0 और 1 - का 1/n। ठीक है, वैसे
इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ले बाय चांस, वैसे 99% तो नहीं पूछते। तो यहाँ पे यदि क्रिस्टल की स्थिति ऊर्जा होती है, साम्यावस्था होती है, तो उसको आप इस तरीके से निकाल सकते हो, डेल बाय इसका आकलन करोगे, मैक्सिमम केस निकालोगे किस पे, R = R0 पे, तो ये आपके ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो ये आपके पास किसकी बात हुई, ये आपके पास बात हुई आयनिक बंध की। अब आप कहोगे कि आयनिक बंध इतना बड़ा कैसे हो गया, तो आयनिक बंध बड़ा नहीं हुआ, अपन ने बड़ा किया है। ठीक है, क्योंकि आयनिक बंध जो इससे पहले अपन ने पढ़ा था, आपको यदि एग्जाम में आता है कि आयनिक बंध के बारे में लिखे, तो आपको जो पहले लिखा था अपन को वही केवल लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। यदि वो पूछ लेता है कि मेडुलक नियतांक के बारे में समझाइए, तो फिर आपको ये प्रोसेस करना होगा। ठीक है, वैसे बहुत ही कम चांस में यदि पूछता है तो केवल वो पूछेगा कि मेडुलक नियतांक की वैल्यू कितनी होती है, तो वो यहाँ पे ये आ जाएगी। ठीक है, केवल ये चीज़ निकालना पूछ सकता है, बाकी वो नहीं पूछेगा, ये मेरी भी गारंटी है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आयनिक बंध। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तो जो आयनिक बंध था, ये तो क्या था, अपन ने थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा है। अब अपने पास जो आगे वाले बॉन्ड है वो क्या है, छोटे छोटे, तो वो जल्दी से अपन कर लेंगे एक ही क्लास में। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।